क्या सावरकर वाकई हीरो नहीं बल्कि एक विलेन थे? और अगर विलेन थे तो क्यों ब्रिटिश सरकार ने उनको 50 साल की काला पानी की सजा सुनाई? वीर सावरकर अगर वाकई वीर थे तो क्यों उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपना माफीनामा दिया? क्यों सावरकर हमारे देश के इतिहास के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर बनकर उभरे? क्यों गांधी जी की हत्या में सावरकर की भूमिका भी मानी जाती है? क्यों सावरकर ने बीफ खाने को जस्टिफाई किया था? क्यों सावरकर देश को बांटने के फेवर में थे? और सावरकर को असल में वीर का टाइटल किसने दिया? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे सावरकर के इतिहास के बारे में और यह भी कि क्या वजह है जो आज भी सावरकर जो फ्रीडम फाइटर रहे उन्हें लोगों का प्यार और तिरस्कार दोनों को झेलना पड़ता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भागरूर नामक गांव में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर हुआ। अपने माँ बाप को काफी छोटी उम्र में खो देने के कारण विनायक बचपन में ही समझ गए थे कि उनका जीवन आसान नहीं रहने वाला है। विनायक ने अपनी प्राइमरी शिक्षा शिवाजी स्कूल नासिक से की। राइटिंग और पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बचपन से ही था। अपनी पहली कविता सावरकर ने 10 साल की उम्र में लिखी, जिसको पुणे के एक लोकल पेपर में पब्लिश भी किया गया। उनके पिता काफी स्ट्रिक्ट और रिलीजियस थे, इसी कारण महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ सावरकर ने बचपन में ही पढ़ना शुरू कर दिए थे और यही से जगा उनका हिंदुत्व का जुनून। कहा जाता है कि दुनिया को महज 12 साल की छोटी उम्र में सावरकर के रिबेलियस एटीट्यूड की पहली झलक देखने को मिली। तब अपने ही गांव में हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण घायल हुए हिंदुओं का नेतृत्व सावरकर ने किया। इसी इंसिडेंट के बाद से गांव के लोगों ने उन्हें वीर सावरकर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। सावरकर अपने जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस बाल गंगाधर तिलक और अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर से थे। सावरकर तिलक को अपना गुरु मानने लगे और उनके द्वारा शुरू किए गए गणेश उत्सव का आयोजन अपने गांव और स्कूल में करने लगे। फिर साल 1901 में सावरकर के जीवन में यमुनाबाई आई, जिससे उनका विवाह हुआ। उम्र के साथ साथ सावरकर का एजुकेशन और राइटिंग का जुनून बढ़ता जा रहा था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फर्दर स्टडी करना मुश्किल नजर आ रहा था। यहाँ यमुनाबाई ने सावरकर का साथ निभाया और अपने पिता से कहकर सावरकर का एडमिशन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में कराया। कॉलेज में जाते ही सावरकर राजनीति में सक्रिय हो गए। तिलक द्वारा लगाई गई आजादी की चिंगारी अब सावरकर के दिमाग में एक आग बन चुकी थी। साल 1903 में अपने भाई गणेश के साथ मिलकर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन फर्ग्यूसन कॉलेज में किया। इसे आगे चलकर 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। वही 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हुआ, सावरकर देश के उन चंद व्यक्तियों में शामिल हुए जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और देखते देखते ये होली देश के कोने कोने में जलने लगी। सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े युवाओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ तेजी से लिखना शुरू किया। साथ ही सावरकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने लगे। इन्हीं सब के बीच अभिनव भारत सोसाइटी ने सावरकर के साथ मिलकर फर्ग्यूसन कॉलेज में एक विशाल होली जलाने का प्लान बनाया। सावरकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इस मास बोन फायर में खुद सावरकर के गुरु बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि इन सब गतिविधियों के चलते 1906 में फर्ग्यूसन कॉलेज से सावरकर को निकाल दिया गया, लेकिन किसे पता था कि सावरकर का जीवन एक नए और कंट्रोवर्शियल रास्ते पर जाने वाला था। दरअसल स्वदेशी मूवमेंट पर सावरकर का योगदान देखते हुए उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई, जिसकी मदद से सावरकर का एडमिशन ग्रेस लॉ यूनिवर्सिटी लंदन में हो गया। लीगल नॉलेज हासिल करने के सपने के साथ सावरकर ने 3 जुलाई 1906 को लंदन में कदम रखा, लेकिन यहाँ भी पॉलिटिक्स और अपने देश की आजादी की तमन्ना उनके दिलो दिमाग में घूमती रही। सावरकर ने लंदन में आते ही इंडिया हाउस में शरण ले ली। अब ये जो इंडिया हाउस था, ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्टेब्लिश इंडियन स्टूडेंट्स और फ्रीडम फाइटर के लिए घर से दूर एक घर था। देखते ही देखते सावरकर कृष्ण वर्मा के सबसे ट्रस्टेड साथी बन गए। सावरकर ने देश से दूर लंदन में एक और सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम फ्री इंडिया सोसाइटी रखा गया। इस सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इंडिया की फ्रीडम पर डिस्कशन किए जाते थे। धीरे धीरे सावरकर की देशभक्ति में फिर से उबाल आने लगा। देश और उनके बीच की दूरी उनको रोकने में असमर्थ दिखाई दी जब उन्होंने लंदन से इंडिया में बम मैनुअल सप्लाई करना शुरू किया। इन्हीं सोसाइटी की मीटिंग में सावरकर की मुलाकात मदन लाल धिंगरा से हुई। धिंगरा सावरकर की स्पीचेस से काफी प्रभावित थे। धीरे धीरे आजादी के दो दीवानों में गहरी दोस्ती हो गई और इस दोस्ती का धमाका 1 जुलाई 1909 को पूरी दुनिया ने सुना, जब इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन के सीढ़ियों पर धिंगरा ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एडवाइजर कर्जन वाइली को शूट कर दिया। धिंगरा द्वारा चली इस गोली की गूंज इंग्लैंड से इंडिया तक सुनाई दी। इस हत्या के दौरान वैसे तो सावरकर धिंगरा के साथ नहीं थे, पर इंग्लैंड पुलिस को अपने सोर्सेस से जानकारी मिली कि धिंगरा को रिवॉल्वर सावरकर द्वारा ही सप्लाई की गई थी। इसके बाद कुछ समय के लिए सावरकर अंडरग्राउंड हो गए।
वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर ली। 1909 में ब्रिटिशर्स ने भारत में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इनेक्ट किया। इन रिफॉर्म्स के तहत एक प्रोविजन इंडिया में रिलीजन के बेसिस पर सेपरेट इलेक्टोरल प्रोवाइड करना भी था, यानी प्रोविंशियल काउंसिल में मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करने का राइट रखेंगे। इस पॉलिसी का विरोध वैसे तो हर नेशनलिस्ट लीडर ने किया, मगर इनके अगेंस्ट आर्म रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर और अभिनव भारत सोसाइटी ने, जिसके फाउंडर थे खुद विनायक और गणेश दामोदर। इसके बाद गणेश दामोदर पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटीएम जैक्सन ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया और 8 जून 1909 को गणेश दामोदर को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ यानी काले पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर इस दौरान लंदन में थे और गणेश दामोदर जेल जा चुके थे। इस तरह अभिनव भारत सोसाइटी अपने दोनों फाउंडर्स के बिना अनाथ सी हो गई थी। इसी बीच एक नाम ने ब्रिटिश हुकूमत को फिर से हिला कर रख दिया। वो नाम था अनंत कान्हरे। अनंत भी अभिनव भारत के मेंबर थे और गणेश दामोदर की काले पानी की सजा से आहत थे। अनंत के गुस्से ने आग का रूप लिया और 21 दिसंबर 1909 को उन्होंने एटीएम जैक्सन को गोली मार दी। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर सावरकर थे, इसलिए जैक्सन की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में सीधा शक सावरकर पर जाना भी ऑब्वियस था। ब्रिटिश फोर्सेस ने कन्हरे के साथियों से कुछ लेटर्स बरामद किए जो सावरकर ने उन्हें भेजे थे और इन्वेस्टिगेशन के बाद आई रिपोर्ट से ब्रिटिशर्स के होश उड़ गए, क्योंकि खुलासा हुआ कि जिस पिस्तौल से जैक्सन को मारा गया था वो हमारे विनायक दामोदर ने इंग्लैंड से इंडिया सप्लाई की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने सावरकर के नाम पर इमीडिएट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और वारंट के बावजूद ब्रिटिशर्स को करीब 1 साल लगा सावरकर को अरेस्ट करके उन पर केस शुरू करने में। दरअसल वारंट की खबर मिलते ही रातों रात सावरकर इंग्लैंड छोड़कर मैडम भिखाजी कामा के घर पेरिस के लिए निकल गए। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद वो फिर इंग्लैंड लौटे और 13 मार्च 1910 को लंदन में कदम रखते ही पुलिस ने सावरकर को अरेस्ट कर लिया। ब्रिटिश ऑफिसर सावरकर को लेकर इंडिया के लिए मोरिया नामक शिप से लंदन से डिपार्ट हुए, पर सावरकर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही ब्रिटिश शिप मार्चे फ्रेंच पोर्ट पर आया, सावरकर शिप से भाग गए। सावरकर ने फ्रांस की धरती पर कदम रखते ही फ्रेंच गवर्नमेंट से पॉलिटिकल असाइलम की डिमांड की। सावरकर को कानून का ज्ञान था, वो जानते थे कि किसी फॉरेन कंट्री में अरेस्ट को इवेट करना उनके लिए आसान होगा। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सावरकर का असली हकदार कौन, फ्रेंच या ब्रिटिशर्स? ये केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक पहुंच गया। हालांकि कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला ब्रिटिशर्स के हक में आया और सावरकर को आखिरकार भारत लाया गया। इसके बाद 4 जुलाई 1911 को 28 साल के सावरकर को सेक्शन 121A आईपीसी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश क्राउन के ऑफेंस के अगेंस्ट 50 साल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ यानी काले पानी की सजा सुनाई और सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया। देखिए, सावरकर 1924 में जेल से काफी संघर्ष के बाद रिलीज हुए। इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 1937 तक रत्नागिरी में कंफाइनमेंट में रखा, जो ब्रिटिश हुकूमत में सावरकर के खौफ को साफ दर्शाता है। सावरकर ने पॉलिटिक्स के साथ आजादी के लिए कलम का भी बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब 1909 में लिखी, जिसने उस वक्त के क्रांतिकारियों के लिए ग्रंथ का रूप ले लिया, क्योंकि सावरकर पहले आदमी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया। इसके अलावा सावरकर उस दौर में जेल गए जब कैदियों को बुक्स और पेन की सुविधाएं जेल में नहीं मिला करती थी। इसके बावजूद सावरकर ने लगभग 700 कविताएं जेल में बनाई और याद की। लेकिन सेल्यूलर जेल में सजा काटने के दौरान सावरकर द्वारा लिखे माफीनामे आज भी एक क्रांतिकारी के दामन पर दाग का काम कर रहे हैं। देखिए, हुआ यह था कि सावरकर को 1911 में सेल्यूलर जेल में डाला गया। हालांकि सावरकर ने अपनी कानून की पढ़ाई का उपयोग यहां भी किया। सावरकर कानून के जानकार थे, इसलिए उन्हें पता था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के कुछ अधिकार होते हैं। इसलिए अपनी सजा के दौरान सावरकर ने जेल में इलिटरेट प्रिजनर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया और सेल्यूलर जेल में एक लाइब्रेरी भी बनवाई। लेकिन अपनी सजा के महज 6 महीने बाद ही उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखना शुरू किया और उसके बाद कई मर्सी पिटीशन लिखे। अब सावरकर के जो आलोचक है वो कहते हैं कि हजारों फ्रीडम फाइटर सावरकर की तरह जेल में गए और उनको उनसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट भी किया गया, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग निकले जिन्होंने ऐसे माफीनामे लिखे। लेकिन सावरकर का कहना भी यही था और उनके समर्थकों का कहना भी यही है कि भैया यह एक स्ट्रेटेजी थी वहां से निकलने के लिए, क्योंकि उनको बाहर आकर आजादी के लिए काम करना था। तो एक पत्र लिखे या 5 या 6 लिखने में क्या जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माफीनामे उन्होंने गांधी जी के कहने पर लिखे थे, बल्कि मुझे यह नहीं समझ में आता कि जब 1911 में सावरकर जी को जेल में डाला गया और उसके 6 महीने बाद उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखना शुरू किया, तब गांधी जी कहीं पिक्चर में थे ही नहीं, क्योंकि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए, तब यहाँ आकर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये तो एक तरह से बचकानी बात है। देखिए, सावरकर ने अंडमान जेल यानी काला पानी से ब्रिटिश सरकार को अपना पहला माफीनामा 3 सितंबर 1911 को भेजा, जो ब्रिटिशर्स ने खारिज कर दिया। हालांकि जिसे आज लोग माफीनामा कहते हैं
वो उनका लीगल राइट था, जिसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। लेकिन इसके बाद खुद को वीर कहना मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है। जब 14 नवंबर 1913 को इंडियन गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स रेजिनाल्ड क्रेडॉक जब जेल के दौरे पर आए, तब सावरकर ने अपनी सेकंड पिटीशन डायरेक्ट उनको हैंडओवर की, जिसमें सावरकर ने लिखा था कि वो अब वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते और ब्रिटिश सरकार को किसी भी कैपेसिटी में सर्व करने के लिए रेडी है, बस उन्हें यहां से बाहर निकाला जाए। बात माफीनामे और डिक्लेरेशन के पीछे की जाए तो उसका एक रीजन सेलुलर जेल या काला पानी का माहौल था। यह पनिशमेंट की हिस्ट्री टॉर्चर्स और ब्रूटल रही है। 6 महीने का सैनिटरी कन्फाइनमेंट, ऑयल ग्राइंडिंग मशीन को हाथों से ऑपरेट करना, हफ्तों तक खाना न मिलना, यह सब पनिशमेंट इनह्यूमन थे। इसलिए सावरकर जेल से बाहर आना चाहते थे। इसके बाद मल्टीपल पिटीशन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने फाइनली 1921 में सावरकर को अंडमान जेल से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया, मगर कुछ शर्तों पर। सावरकर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि सावरकर ब्रिटिश कोर्ट के वर्डिक्ट और इंडिया में ब्रिटिश कोर्ट को अच्छा मानते हैं, और यही डिक्लेरेशन बना सावरकर और उनके भाई गणेश की आजादी और बदनामी दोनों का कारण। काला पानी के लाइफ स्ट्रगल के साथ साथ वो अपनी वाइफ यमुना देवी को लेकर भी बहुत चिंतित थे। ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट करने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, जिसका परिणाम उनकी वाइफ यमुना देवी को बाहर रहकर अकेले झेलना था। काफी इतिहासकारों का यह भी कहना है कि सावरकर वॉज द मैन हु न्यू द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम। इसी के चलते उन्होंने ये डिक्लेरेशन और मर्सी पिटीशन फाइल की, क्योंकि उनको पता था कि वो देश और अपने समाज के लिए जेल में 50 साल गुजार कर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बस इसलिए वो किसी भी तरह जेल से बाहर आना चाहते थे। हालांकि जेल से निकलने के बाद सावरकर की थिंकिंग प्रोसेस बदल गई थी। उन पर आरोप लगता है कि जेल से निकलने के बाद वो अंग्रेजों के लिए ज्यादा काम करने लगे। इसके अलावा सावरकर पर आरोप लगता है कि सावरकर ने अपनी किताब 6 ग्लोरियस एपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम महिलाओं के रेप को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता वश में आकर नहीं, बल्कि धार्मिक कारणों के चलते अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इस सोच से तो सावरकर की कहीं से कहीं तक कोई महान सोच नहीं दिख रही थी। इसके अलावा उन पर आरोप यह भी लगता है कि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी के तो वे शुरू से विरोधी थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जब गांधी कह रहे थे कि भैया काम छोड़ो, नौकरी छोड़ो, उस वक्त सावरकर लोगों से कह रहे थे कि अपनी जगह डटे रहो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अंग्रेजों के लिए काम करते रहो। इसी बीच 1939 में सावरकर की उस समय के वाइसराय के साथ एक मीटिंग भी होती है, जहां वो कहते हैं कि आवर इंटरेस्ट इज नाउ सेम एंड वी मस्ट देयरफॉर वर्क टुगेदर। इससे आप समझो वो क्या कर रहे थे। सावरकर के समर्थक जब कहते हैं कि मर्सी पिटीशन सिर्फ अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए थी, लेकिन वो ये बोलते टाइम ये भूल जाते हैं कि फिर सावरकर अंग्रेजों से पेंशन क्यों लेते रहे। पेंशन के अलावा क्यों कई बार उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए अंग्रेज हुकूमत को चिट्ठियां लिखी। इससे पता चलता है कि कैसे सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते रहे। सावरकर पर आरोप लगता है कि सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी की बात की, और ये 2 नेशन थ्योरी सावरकर ने मुस्लिम लीग से कई साल पहले ही रख दी थी। सावरकर ने कहा था कि हिंदू इज समबडी फॉर हुम इंडिया वॉज हिज पितृभूमि एंड ही इज पुण्य भूमि। दरअसल रत्नागिरी जेल में रहते हुए सावरकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व, हु इज हिंदू, और इसी को आधार माना जाता है हिंदुत्व की थ्योरी का। इस बुक में सावरकर ने क्लियर शब्दों में हिंदू की परिभाषा लिखते हुए कहा है कि हर वो इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हिंदू है। कहने का मतलब है हिंदू होना किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। सावरकर ने अपनी हिंदुत्व की परिभाषा के 3 पिलर्स बताए, एक देश, एक संस्कृति और एक जाति। सावरकर का मानना था कि जिस प्रकार देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा का निर्माण होता है, उसी तरह जैन, बौद्ध और सिख भी हिंदुओं की ब्रांचेस है जो कॉमन ब्लड शेयर करती है, और जिनका यूनाइट होना हमारी आइडेंटिटी और देश में फैलती वेस्टर्नाइजेशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावरकर की सोच थी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान इसलिए रखा गया है क्योंकि यह हिंदुओं का जन्म स्थान है, यही हमारी कर्मभूमि थी और यही हमारी पवित्र भूमि थी, जिसे सावरकर अखंड भारत के रूप में देखा करते थे। इस परिभाषा से उनका कहना था कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन जो ये दोनों कैटेगरी फुलफिल करते हैं वो इस देश में रह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए लैंड नहीं है। तो ये हमारा देश और तुम्हारा देश वाली आंख सावरकर ने मुस्लिम लीग से पहले लगा दी थी। जहां मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बात कर रहा था तो सावरकर हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। कुल मिलाकर दोनों लोग देश को बांटने का ही काम कर रहे थे। यह बात गांधी जी को भी सही नहीं लगी और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया। इन सब के अलावा सावरकर पर एक और आरोप गांधी जी की हत्या को लेकर लगता रहा है। दरअसल गांधी जी की हत्या के 8 आरोपी थे और उनमें से एक थे दिवांगर बड़गे, जो एक सरकारी गवाह बन गए, और उन्हीं के बयान से कोर्ट को पता चला कि गांधी जी की हत्या और सावरकर का क्या कनेक्शन है।
क्योंकि सावरकर के गोडसे से संबंध काफी अच्छे थे। हालांकि सबूतों के अभाव में सावरकर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सावरकर ने कभी भी अपने गोडसे से संबंध और उनकी गांधी से नफरत के पीछे का न तो कारण बताया और न ही इसके लिए कभी माफी मांगी। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा पता लगाना है तो आप सुधींद्र कुलकर्णी, जो अटल बिहारी के एडवाइजर थे, उन्होंने गोडसे, सावरकर और गांधी जी की हत्या का आपस में क्या संबंध है उस पर एक आर्टिकल लिखा था। उसमें आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सावरकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक नॉन वेजिटेरियन थे। हालांकि बीजेपी आपको ये कभी भी नहीं बताएगी, क्योंकि एक फेमस किस्सा है कि जब गांधी जी सावरकर से मिलने गए तो उन्होंने जब नॉनवेज खाने से मना कर दिया तो कैसे सावरकर ने उनका मजाक उड़ाया था। कहते हैं कि सावरकर गाय की पूजा के भी सख्त खिलाफ थे। वो मानते थे कि गाय एक प्रोडक्टिव जानवर है, आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, लेकिन उसकी पूजा बेवकूफ़ी है। ये बात सावरकर कहते थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में कुछ भक्त मेरे माथे आ जाएंगे। यहाँ तक कि स्क्रॉल में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक तो सावरकर ने अपने एक आर्टिकल में बीफ खाने को भी जस्टिफाई किया था। गाय के बारे में ऐसे विचार रखने वाले सावरकर की आइडियोलॉजी से गौ सेवा की बात करने वाली बीजेपी को तो कम से कम दूर ही रहना चाहिए। सावरकर पर एक सवाल यह भी उठता है कि सावरकर को असल में वीर का टाइटल किसने दिया था। दरअसल सावरकर की एक जीवनी लिखी गई थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, लेकिन इस किताब के प्रकाशक रविंद्र रामदास ने सावरकर के देहांत के सालों बाद इस बात का खुलासा किया कि इस किताब के लेखक चित्रगुप्त कोई और नहीं बल्कि खुद सावरकर ही थे। अब ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि खुद वीर सावरकर ने अपने आप को ही वीर की उपाधि दी थी। मुझे लगता है ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय गोदी मीडिया नहीं था जो उनकी तारीफ कर सके, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए कि कौन वीर है और कौन नहीं, खुद ने ही अपना नाम वीर रख लिया। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि वो ऐसा कहते हैं कि जो मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि 12 साल की उम्र में उनके गांव के लोगों ने उनका नाम वीर रख दिया था। देखिए, सावरकर जी की मौत भी बड़ी ड्रामेटिक थी, इसलिए सावरकर की कहानी उनकी मौत की कहानी के बिना अधूरी है। अगर बात करें सावरकर की मौत की तो उन्होंने अपने लिए इच्छा मृत्यु चुनी। 1 फरवरी 1966 को अचानक सावरकर ने अपनी मेडिसिन, भोजन और यहाँ तक कि पानी को भी त्याग दिया। अपने डेथ बेड पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आत्महत्या नहीं आत्मार्पण, जिसमें सावरकर ने लिखा था कि जब आदमी का लाइफ मिशन कंप्लीट हो जाए और सोसाइटी को सर्व करने की डिजायर न रह जाए तो उसको मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद मृत्यु के पास चले जाना चाहिए। अपनी डेथ से पहले उनके रिलेटिव से उनकी लास्ट रिक्वेस्ट थी कि उनका बस हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार हो, लेकिन 13 दिन का शोक न रखा जाए। और इसी तरह 26 फरवरी 1966 को विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया। देखिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप वीर सावरकर जैसे इंसान को आप फाइटर कहेंगे या कायर, यह आपको तय करना है। क्योंकि इस वीडियो का मकसद किसी को सही और किसी को गलत कहना नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि हमेशा इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद और दोनों पहलुओं को देखने के बाद जो सही लगे उसी को सपोर्ट करना चाहिए और अंधी रेस का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके सावरकर को लेकर क्या विचार है, कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।